अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी तरफ से एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से मुतल्लिक उन्होंने वाजे किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। ये अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। मजीद भी उन्होंने काफ़ी बातें कही। वसीम बादामी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। पॉलिसी है ये कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम आज भी उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ के पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इस रियासत के लिए नागुज़ीर हो चुका हुआ है और हमें उसमें देर नहीं करनी चाहिए। इनएविटेबल है, ये होना ही है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसके लिए हम तैयार हैं और पहले से तैयार थे, आज भी तैयार हैं। उनके साथ हम हर सूरत में एंगेज करना चाहते हैं। इस जुमले को अगर मैं यूं मुकम्मल करूं तो ठीक होगा कि पीटीआई की पॉलिसी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और आज की तारीख में कम से कम उनकी ये पॉलिसी है कि हम बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल ये जो लेटर पार्ट है इसके साथ मैं बिल्कुल आई बेग टू डिसएग्री। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उनकी पॉलिसी ये नहीं है। उन्होंने एंगेज किया है पीटीआई के साथ, तो मैं क्यों उम्मीद ना लगा के बैठूं कि वो फिर एंगेज करेंगे या एंगेज करना चाहते होंगे वो। उन्होंने कब एंगेज किया? उसके लिए माहौल को साजगार बनाना होगा। उसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी और उधर से भी कोशिश होनी होगी। माहौल को साजगार बनाएं ताकि दोनों पार्टीज जो हैं टेबल के ऊपर बैठकर मुल्क के बारे में बात करें। उनका वो कहना कि 22 का जलसा आप इस्लामाबाद में ना कीजिए चूंकि मजहबी जमातें आ रही हैं, उसको आप एंगेज करना कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने हमसे बात की, उनसे हमने एंगेज की, उसके बाद भी एंगेज्ड है वो। मैं उसको एंगेजमेंट कहता हूं। मैं एंगेजमेंट की कोई खास तारीफ लेके नहीं आना चाहता। तो रऊफ हसन साहब काफ़ी पुरुमीद हैं। वो समझते हैं कि इंगेजमेंट के लिए अभी भी रुजू किया जाएगा और साजगार माहौल बनाना होगा। एक तरफ तो ये, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हों या इमरान खान, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बयानात भी बड़े सख्त किस्म के आते हैं, यहाँ तक कि जो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सियासी साजिश का इल्ज़ाम देते हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ही देते हैं। गंडापुर साहब तो बहुत ही सख्त अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार करते हैं, तनकीद करते हैं। ऐसे में ये जो इंगेजमेंट या फिर राब्ताकारी की बातें की जा रही हैं और इसके लिए उम्मीद जाहिर की जा रही है, वो किस हद तक साजगार होगी और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो पॉलिसी है वो फ़ायदेमंद भी होगी? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूछते हैं। हमें आज ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब, आसिफ बशीर चौधरी और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। आप बताइएगा, ये जो बात की है रऊफ हसन साहब ने कि पार्टी पॉलिसी है, इसका इजहार पहले भी हो चुका है, लेकिन आज जब वो इतने पुरुमीद हैं तो ऐसा क्या है जो उनको इतनी उम्मीद देता है कि एंगेजमेंट होगी, अभी भी होगी, बल्कि वो तो ज़रूरी है कि हो? देखिए अलीना, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सिर्फ फ़र्द वाहिद के ऊपर है और वो है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान का अगर पिछले चंद माह का कंडक्ट देखा जाए तो उसमें उनके जो अपनी तरफ से मीडिया के साथ जो बातचीत है, जो बयानात वो मीडिया के साथ देते आए हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा पीटीआई का एक जो पिलर है वो है इनका सोशल मीडिया। वहाँ पर इनकी अगर पॉलिसी देखी जाए तो उससे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि जो पीटीआई या इमरान खान ये बातचीत के ये जो दरवाजे हैं या विंडोज ये ओपन करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जहाँ तक बात है कि क्या इसमें कोई कामयाबी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान के जो सबसे ज़्यादा बड़े मोहसिन थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। जब वो आर्मी चीफ बने उसके बाद पीटीआई के साथ जो आपने देखा कि पॉलिटिकली तमाम सियासी जमातों को एक साइड लाइन करके पीटीआई को इक़्तिदार में लाया। उसके बाद जब ये इनकी गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट को भी चलाया, ना सिर्फ इकॉनमी के हवाले से हो, दूसरे ममालिक में जाके जो लोन के हवाले से हों, IMF के साथ हों, बाकी तमाम तर जो मामलात थे उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने बिलखसूस जो कमर जावेद बाजवा थे आर्मी चीफ, उन्होंने सारा मिल के ये इनको चलाने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि जो इमरान खान ने उनके साथ किया, जो आर्मी चीफ थे, जब ये इन्होंने ही मेरी हुकूमत गिराने में ये अहम किरदार अदा किया है। उसके बाद वो रिटायर हो गए तो जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनको ये इन्होंने जिस तरह टारगेट किया, इदारों के ऊपर जो हमले किए, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये जो फोरसीएबल फ्यूचर है उसमें कोई पीटीआई के लिए, ये ख़ासतौर के ऊपर इमरान खान के लिए इस तरह के कोई बातचीत या मुज़ाकरात के दरवाजे वो खुल सकते हैं कि उसका जो मेन मसला है वो इमरान खान की ज़ात के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट है। जिस तरह इदारों ने बालाए ताक रखते हुए सब कुछ इनको इक़्तिदार में लाए थे और उसके बाद जो इन्होंने ये इदारों के साथ किया 9 मई की सूरत में हो, या जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे
उनको मीर जाफ़र या मीर जो सादिक है उनका खिताब देना हो, उसके बाद का भी फिर SIFC को टारगेट करना हो, या इवन चंद दिनों तक पहले तक भी इनके जो सोशल मीडिया से जिस तरह के बयानात आते रहे, तो मैं नहीं समझता कि कोई इनके लिए अभी कोई ख़ास तौर के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में कोई इनके लिए वो किया जा सकता है। हाँ, इनके लिए कोई थोड़ी सी नरमी, जो ये जिस तरह की सख्ती वो बरती जा रही है उसमें नरमी आ सकती है, और वो नरमी उस सूरत में आ सकती है अगर इमरान खान की कोई गारंटी दे दे कि वो जिस तरह के ये बयानात या जिस तरह की उनकी अभी पॉलिसी है वो उसको बिल्कुल तर्क कर देंगे। और दूसरा जो इनका सोशल मीडिया है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी फैलाता है, ये हिकमत-ए-अमली है क्या? ये इसको जरा समझाने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो ये आपको क्या समझ आती है इसकी? एक तरफ ये लोग बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग इंगेजमेंट की बातें भी करते हैं, ये क्या है? देखिए, इमरान खान का बुनियादी मकसद ये है कि वो ये जानते हैं कि इक़्तिदार में आना है तो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना होगा। वो उन्होंने बातचीत के लिए या मुज़ाकरात के लिए शुरू में बात की थी, लेकिन जो इनका कंडक्ट था उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इसके लिए मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए। उसके बाद इमरान खान ये समझते हैं और हमेशा से उनकी पॉलिसी है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, कि आप जितना ज़्यादा ऑफेंसिव हो के अपने जो मुखालिफ है उसको कॉर्नर पे लाएंगे उतना ज़्यादा शायद आप अपनी बात मनवा सकेंगे। ये अब तक उसी जो है वो पॉलिसी को जारी किए हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उस पॉलिसी ने इनको ये शायद खेल के मैदान में तो ये कामयाबी दिलवा सकती है, लेकिन सियासत और ख़ासतौर के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में इस पॉलिसी से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही होगा। मेमन, आपकी क्या राय है? जनरल फैज का जब से अरेस्ट हुआ है उसके बाद से तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया, और बल्कि अब तो काफी क्लियर भी हो गया है कि वो नहीं बात करना चाहते। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब जो खुद हमेशा कहते थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी बातों से नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं, तो ताकतवर हल्कों से बात करेंगे। अब उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो जलसों के थ्रू प्रेशर डालना, और ये स्ट्रैटेजी बदल दी, और ये कि जलसों के थ्रू प्रेशर डाले। मसला बताए इसके अंदर रवीना क्या है कि PTI को लगता है कि जो उनकी सियासत को फायदा होता है वो तब होता है जब कोई एक स्टेट ऑफ वॉर हो, केओस हो, एनार्की हो, प्रेशर हो। तो बिल्कुल ये फायदा होता जरूर है जब एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ हो, लेकिन जब आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये सब करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसका नुकसान ही होता है। और मैं आपको ये बताती चलूँ रीना कि इवन वो लोग जो PTI के वेल विशर्स हैं या वो नून या पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं सिस्टम के अंदर, वो भी ये बात करते हैं जब आप उनसे पूछें इसके बारे में कि PTI ऑपोजिशन में हो तो तब केओस और एनार्की फैलाती है, जब हुकूमत में हो तब भी उनको ये होता है इसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, और इसी तरह अफरा तफरी का एक साइकिल रहता है। तो फोकस उनका गवर्नेंस पे नहीं होता। तो ये जो टैग अब पक्का जो होता जा रहा है ना, इसका PTI को एक नुकसान होगा सिस्टमैटिकली। और ये ठीक है, PTI को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्ट्रैटेजी के बारे में भी सोचना चाहिए कि ठीक है उनके सपोर्टर्स ने तो इसका उन्हें बेशक फायदा हो इलेक्शंस के अंदर जिस तरह हुआ, लेकिन सिस्टम में उसका जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए अब शायद PTI को ये रियलाइज करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो हमेशा कहते थे एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, उन्हें सियासी जमातों को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो देखे किसी की नहीं होती, वो तो अपना ही इंटरेस्ट देखते हैं। तो इस वक्त हुकूमत भी ठीक है अपना इंटरेस्ट जरूर देख रही होगी, लेकिन उसका हो सकता है कि अगर ये डायलॉग इनिशिएट करना चाहे तो हुकूमत भी इनको इनकार ना कर सके, तो एटलीस्ट इनको एंगेज करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। सिर्फ आप कहिएगा, जिस तरह से मामला चल रहे हैं आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सख्ती भी है और फिर ये भी कहा जाता है इंगेजमेंट करनी है। क्या जो पार्टी तर्जुमान हैं या पार्टी के दीगर मेंबरान हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन या अटेंशन के लिए बयानात देते हैं, या फिर वाकई में ये जो अपनी तरफ माइल करने के लिए ये बातें की जाती हैं, सख्त बयानात या कुछ, ये भी हो सकता है? शुक्रिया एलिना। देखें, मुझे तो PTI की जो पॉलिसी है उसमें एक फुकदान नज़र आता है, एक वहाँ पे मुझे एक क्योस नज़र आता है, और वहाँ पे मुझे कोई क्लियर कट पॉलिसी नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले KP असम्बली जो करारदाद पास करती है, उसके बाद गंडापुर साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जलसे में, और अगले दिन खान साहब कहते हैं कि मैं उनके एक एक वर्ड के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात के दरवाजे मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले 5-6 लोगों को एम्पावर किया हुआ था, वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब मैं दरवाजे बंद कर रहा हूँ। और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, तकरीबन 10 दिन के बाद रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो या तो वहाँ पे एक किसी सॉलिड पॉलिसी का फुकदान
फुकदान है और या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है शायद आईनी तरामीम को लेके जो एक बात की जा रही है कि पीटीआई को एंगेज किया जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के पास सबसे पहले तो ये कि इनकी कोई एक सॉलिड पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये कोई सियासी या अवामी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इनकी पॉलिसियों के अंदर एक तसलसल होना चाहिए। बहरहाल अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे भी जाएं तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के पास उस तरह के पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मुज़ाकरात की मेज़ से कुछ चीज़ें जो है अपनी पार्टी के लिए लेके उठेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई ने अपने दौर में भी जो अपोजिशन थी उसको एंगेज नहीं किया। खुद इमरान खान हाथ भी नहीं मिलाते थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी वहाँ पे अपोजिशन लीडर अगर आना होता था तो नहीं जाते थे। बंद कमरे के इजलासों में इसलिए नहीं गए कि मुझे अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो पीटीआई ने कभी मुफाहमत की या लोगों को लेके चलने की पॉलिटिक्स ना तो पार्लियामान के अंदर की ना ही पार्लियामान के बाहर की। अब उनके पास ऐसे लोगों की कमी भी है जो लोगों को साथ लेके चल सकें या मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी पार्टी के लिए कुछ लेकर उठ सकें। मेरा ख्याल है सिर्फ मैं अगर नज़र दौड़ाऊं तो मुझे शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही दो ऐसे सियासतदान नज़र आते हैं जो एक तो डीप रूटेड रहे हैं, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी रहे हैं और वो पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं, मामला फ़हम भी हैं, मुज़ाकरात की मेज़ से अपनी पार्टी के लिए कुछ लेकर भी उठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि अगर इमरान खान उन्हें एम्पावर भी करें मुज़ाकरात के लिए, फिर एक माहौल भी पैदा करें मुज़ाकरात के लिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ जो है वो बयानबाजी भी की जाए, गोलाबारी भी की जाए अल्फाज की। और तीसरा ये कि फिर किसी हद तक इन लोगों के पास ये मैंडेट भी हो कि वो मुज़ाकरात की मेज़ से उठ के आके खान साहब को भी कोई चीज़ मनवाने की पावर उनके पास हो, तभी पीटीआई जो है वो कुछ गेन कर सकती है। माजी में हमने देखा कि हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो उनके वर्क भी फटते रहे हैं और उनके हालात भी ख़राब होते रहे हैं। वो उन्हें हुकूमतों से भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है वो मौके का इंतज़ार किया, वक्त का इंतज़ार किया। और अगर उन्होंने पॉलिसी जो है वो मुज़ाहमत की अगर उन्होंने अपनाई तो फिर उन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाई, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके बयानात सेम होते थे। और अगर मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती थी तो उसके लिए भी फिर एक माहौल भी पैदा किया जाता था और बैक चैनल जो डिप्लोमेसी होती थी उसमें जो है वहाँ पे संजीदा बातचीत का मैंडेट दे के लोगों को भेजा जाता था। लेकिन पीटीआई के अगर हम बात करें तो पीटीआई ने मुतअद्दिद ऐसे मौके गवाए हैं जहाँ पे वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए विंडोज़ ओपन कर सकते थे। अब अगर रऊफ हसन साहब ये बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आईनी तरामीम के मामले को लेके शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहते हों कि किसी लेवल पे एंगेज किया जाए पार्लियामान की सारी जमातों को, तो इस पे बात ज़रूर पीटीआई के लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले उन्हें तय करना होगा कि उन्होंने मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत करनी है, और अगर मुफाहमत करनी है तो फिर जो उसके लिए मौजूद तरीन लोग हैं उनको एम्पावर करके खान साहब को एक जो है एक वाज़े पॉलिसी के साथ आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पे लोग बैठे हों, दूसरी तरफ अल्फाज की गोलाबारी हो, करारदादें पास हो रही हों, जलसे जुलूस के अंदर जो लैंग्वेज हो वो इस तरह की इस्तेमाल की जा रही हो। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ यही एक सूरत हो सकती है अगर बातचीत में कोई कामयाबी लेनी है या बातचीत के ज़रिए कोई जो है हालात चेंज करने की बात करनी है, तो उसके लिए पीटीआई को अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाना होगी और उसके ऊपर फिर ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है आपका उमर। क्या एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ही ज़रूरी है सामने भी और पीछे भी? क्योंकि हमने नून लीग के केस में देखा, गुजरावाला की तकरीर हुई, नवाज शरीफ साहब एंड कैंप नवाज शरीफ जो था वो बड़े सख्त बयानात भी देता था इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक, उस वक्त नेम कॉलिंग भी की गई, लेकिन फिर हमने देखा एकदम से मरियम नवाज चुप भी हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा खामोशी भी हुई, और फिर जो पसे पर्दा हम चीज़ें सुन रहे होते थे कि शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुफाहमत की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये हैंड इन हैंड चीज़ होती है या फिर आपको बिल्कुल एक ही तरह से चलना होता है? अलीना, एक तो पीटीआई की यूनिफॉर्म पॉलिसी है, वो देखें वो यूनिफॉर्म वालों से बात करना चाहते हैं और मुझे जबरदस्त और किसी और से बात करना चाहते हैं कि अगर कोई शहबाज शरीफ की बात आए, वो शहबाज शरीफ को तो वो सीरियस ही नहीं लेते वो, बल्कि एक दफ़ा किसी ने पूछा था इमरान खान से, उसने कहा जी मैं शहबाज शरीफ से क्या जाके बात करूं, मैं उनसे को मौसम का हाल डिस्कस करूं। तो उनकी पॉलिसी यूनिफॉर्म है। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि इंगेजमेंट की वर्ड की बजाय ना अगर इसका उर्दू तर्जुमा किया जाए ना मंगनी, यानी कि वो कहते हैं कि हम मंगनी करना चाहते हैं, वो फौज के साथ मंगनी के ख्वाहिशमंद है
उनका वो मोहब्बत है। बेसिकली ये है कि आजकल लड़ाइयां चल रही हैं, उन्हें उन पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उनके बगैर बच भी नहीं पाते। और पीटीआई जो है ना, इसके आप समझें कि बहुत सारे चेहरे हैं और बहुत सारी जुबानें हैं कि जो एक टाइम पर मुख्तलिफ जगहों पे चल रही होती हैं, और उन सब की एक अपनी अपनी यूटिलिटी है कि एक तरफ गंडापुर जो है उसने अपना एक रेडियो शुरू किया होता है, वो अपने लोगों को कायल कर रहा होता है कि अगर कोई किसी को जज्बाती किस्म के नारे चाहिए तो वो भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ है को मसालियत की बातें वो जो रऊफ हसन साहब हैं ये कर रहे होते हैं। रऊफ हसन जो है ये इनका चूंकि एक जरा मिलिट्री का बैकग्राउंड भी है, और इस वजह से बल्कि जो इनका जो फोन का रिकॉर्ड भी मिला तो उसमें भी जो बातें सामने आई कि वो ओवरऑल इमरान खान को कोई कन्फ्रंटेशन से बाज रहने का एक रिक्वेस्ट करते थे कि आप ज्यादा एक जो है ना फौज के साथ आप ज्यादा कन्फ्रंट ना करें, हमें उनके साथ मंगनी करनी चाहिए। यानी कि वो पुराना उनका ये ओवरऑल अप्रोच यही है, और शायद उनका ये पुराना अपना इदारा भी है जिसमें उन्होंने काम भी किया हुआ है। कई लोग भी उनके साथ हैं, आज भी हैं जो जिनके साथ वो राब्ते में हैं। ज्यादातर अगरचे रिटायर हो गए हैं, जो उनके अपने बैचमेट वगैरह थे वो रिटायर हो गए हैं। तो ये तो एक रऊफ हसन की अप्रोच है। अब ये है कि इमरान खान क्या चाहता है अल्टीमेटली, जिस तरह आसिफ ने बात की कि इनके लोगों की जो परवेज लाई हैं या जो शाहमूद कुरैशी हैं, एक्चुअली दे आर गुड फॉर नथिंग ना। एक्चुअली जो जिस तरह आसिफ ने कहा कि भाई ये अगर कुछ करते भी हैं तो इमरान खान जो है जब तक वो कोई अपना किसी के हक में वोट नहीं देते तो तब तक तो उसकी अहमियत नहीं है। तो अभी जो इनको एक फायदा हो सकता है वो यही है कि हर बंदा अपना अपना एक बयान या अपना एक बयानिया जो है उसको लेके चल पड़े, तो जिधर से भी कोई दवा सुनी गई, अगर ये है कि एंगेजमेंट वाली या मंगनी वाली बात नहीं सुनी जाती तो दूसरा जो है चले को गंडापुर को तो लोग ऑलरेडी उनके सुन ही रहे हैं और जज्बाती हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक कोई इनकलाब आने वाला है और सूरत हाल सारी बदलने वाली है, तो वो कर रहे हैं। तो बाकी ये जो पीटीआई है ओवरऑल इनका एक इंतहाई गैर संजीदा मिजाज है। अच्छा, इस गैर संजीदगी का उनको पब्लिक लेवल पर फायदा भी होता है। ये जो हम आज भी बात कर रहे होते हैं कि इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं, तो वो इसीलिए हैं, यानी कि वो एक उनकी हर चीज जो है ना वो बड़ी गैर संजीदा, जो कि एक आपको कोई बंदा संजीदगी से कोई हुकूमत साजी में इन्वॉल्व होता है या सियासत करता है तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह वो करते हैं, लेकिन अवामुन नास में उनको पजीराई मिलती है। लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू है वो यही है कि अल्टीमेटली जिसके लिए वो सारी ये पजीराई हासिल करते हैं कि मैं वोट गेन करूंगा और उसके बाद मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, उधर से वो दिन ब दिन दूर होते जाते हैं। उधर जितने भी लोग हैं वो उनको संजीदा नहीं लेते और वो समझते हैं कि इस तरह के बंदे को साथ बिठाना या उसके साथ कोई भी एक हम कोई नेगोशिएट करेंगे तो ये ओवरऑल एक बड़ा सुइसाइडल स्टेप होगा। आपके ख्याल में भी फायदा नहीं कुछ हो रहा? तो नहीं, फायदा नहीं हो रहा। और मैं एक दफा एक टाइम पे हमारे साथ फिजुल्ला न्याजी साहब होते थे, तो मैंने उनसे पूछा न्याजी साहब से, मैंने कहा कि न्याजी साहब इमरान खान का सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है? उन्होंने कहा कि स्ट्रांग पॉइंट ये है कि अपने दुश्मन की कमजोरी भांप जाते हैं, अपने मुखालिफ की कमजोरी भांप जाते हैं। और उन्होंने कहा कि वीक पॉइंट ये है कि जो है ना बेवक्ता अटैक करते हैं, कि जब जरूरत नहीं भी होती तो उन्होंने हरकत वो करनी होती है। तो ओवरऑल जो है वो आज जिस सूरत हाल में है या जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वो खुद अपने ही विक्टिम है, यानी कि अपनी हरकतों के विक्टिम है। अपनी अच्छा सर, जो उनकी जल्दी से एक चीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक, एक चीज बता दीजिएगा, रऊफ हसन साहब से सवाल भी हुआ, बल्कि वसीम बादामी साहब ने किया कि एंगेजमेंट दरमियान में हो रही थी रऊफ हसन साहब के मुताबिक, ये किस चीज के ऊपर एंगेजमेंट थी? क्या वही जलसे वाली बात या उससे ज्यादा कुछ बात है जो मंजर आम पर नहीं आई? अलीना, आपने अच्छा किया ये बात कर दी, मैं पहले करना चाह रहा था, मुझे याद नहीं रहा था। असल में आप ये देखें ना कि इनकी संजीदगी का लेवल, कि जो इनकी एंगेजमेंट थी वो यही थी जी कि जलसे के हवाले से इनसे बात हुई और ये खुशी में जो है ना बहुत ज्यादा ही एक ओवर रिएक्ट भी किया और अपनी तरफ से एक बड़ा जेस्चर दिया जी कि हमने आपके कहने पे जो वो जलसा है उसको मुलतवी कर रहे हैं। इसके हवाले से इसके अलावा इनकी कोई एंगेजमेंट का ना इनकी तरफ से दावा हुआ है और ना ही कोई इसके अलावा इंफॉर्मेशन है कि इनके साथ कोई और कोई एंगेजमेंट हुई। अच्छा, फखर साहब हंस रहे हैं। फखर साहब, क्या आपके पास कोई इत्तला है या आप हमारे सवाल और तज्जिए के ऊपर हंस रहे हैं?
नहीं अलीना, मेरे पास जो इतला थी वो यही थी कि कोई इंगेजमेंट के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एटलीस्ट कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं है, और ना ही कोई आने वाले जो है वो जो फ्यूचर है उसमें कोई नज़र आ रही है। ख़ास तौर के ऊपर वही मसला है कि इमरान खान की गारंटी देने वाला कोई नहीं है कि ये अगर कोई इनके साथ बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई मुआहदा होता है किसी भी हवाले से, तो उनकी गारंटी क्या देगा कि इमरान खान उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो इनका माजी का रिकॉर्ड है, जिसने भी इनके ऊपर एहसान किया है, ये हमेशा उन्होंने सबसे पहले टारगेट पाया जा रहा है अभी भी तो इस चीज के ऊपर। ठीक है, हमारा पूरा पैनल एक ही तरफ है इसके ऊपर, समझते हैं कि जी फायदा नहीं होगा ये जो पॉलिसी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेट्स सी वेयर इट गोज। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज एक तकरीब से खिताब कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और पंजाब हुकूमत से मवाजना भी किया। क्या कहा, सुनिए। जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी इंशाल्लाह। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है, और आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, और वो है अवाम की खिदमत। आपके सूबे के अवाम रुल रहे हैं और आप ऐशो इशरत में पड़े में रोज लश्कर लेके आ जाते हैं। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो भी जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। मरियम नवाज जो तनकीद कर रही हैं उसमें कितना वजन है, क्या वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से पूछते हैं। आसिफ, क्या राय है आपकी? जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर की कामयाबी करार देता हूँ इस बात को कि उन्होंने बिल आखिर जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, उनकी तवज्जो हासिल की और उन्हें रिस्पांस देना पड़ा उन्हें उनके बयान का, अली अमीन गंडापुर के बयान का, क्योंकि वो काम के मामले में बहुत तेज़ जा रही थी। मेरा ख्याल है कि चारों सूबों में दूर दूर तक काम के हवाले से कोई सानी नहीं था उनका, और सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी नज़र आती थी, जो रिपोर्ट होती थी, उससे पता चल रहा था कि शायद ये जो जिस तरीके से वो लेके जा रही हैं KP में प्रेशर था एक अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर, या बाकी सूबों में एक प्रेशर था कि उनके लिए एक एग्जांपल थी कि मरियम नवाज जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से लीड ले रही हैं, जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही हैं बहुत सारे, और लोगों के काम हो रहे हैं, वो खुद जा रही हैं हॉस्पिटल्स में, सुबह 9 बजे से शाम तक उनकी एक विजिबल एक्टिविटी हमें नज़र आती थी। तो अब ये जो बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, माजी में हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो दो हुकूमतें थीं उनके अंदर भी बयानबाजी और इसका जो है मुकाबला हुआ करता था, काम का मुकाबला नहीं होता था। तो मरियम नवाज जो हैं उन्होंने गो के बड़ी मजबूरी के बाद ये दिया है जवाब। इससे पहले उनकी ज़ात के ऊपर भी एक अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद जलसे में जो बात कही गई थी कि हम पश्तून जब वहाँ आएंगे तो हम बारात लेके आते हैं, और इस तरह की बात भी की गई थी। लेकिन अब मरियम नवाज जो हैं शायद लाहौर जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए हैं उनकी तवज्जो हासिल करने में, और अब उन्होंने उन्हें पर्सनल लेवल पे जाके एक रिप्लाई दिया है। और उनकी अब क्यों जरूरत पेश आई वैसे आसिफ, क्यों वजह क्या समझते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने सूबे में ना तो उस तरह से मुतहरिक हैं, वहाँ पे संगीन मसाइल हैं, उनके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है। सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सूबे के अंदर जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काम नहीं कर पा रहे थे। यही एक फील्ड बाकी बचती थी कि बयानबाजी में अगर वो इंगेज कर लेते मरियम नवाज़ को और उसमें उनका मुकाबला होता है तो शायद इसमें वो मुकाबला कर सकते हैं। और वो उनकी पहली कामयाबी है कि मरियम ने उनको पर्सनल लेवल पे जवाब दिया है। नहीं, मैं यही जानना चाह रही थी, मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी कि मरियम नवाज ने क्यों अब एंगेज किया है, क्योंकि इससे पहले तो वो
दरगुजर इसको कहें, या वो ज़रूरी नहीं समझती थी बयान देना, अब क्यों उन्होंने जवाब दिया? क्योंकि मीडिया में एक जाहिर है कि सियासी और अवामी पहलू भी होता है, लीडर्स की स्टेटमेंट्स का, और इनके ऊपर डिस्कशन होती है और एक तासुर भी बनता है इससे। तो जब मुसलसल आपके ऊपर अटैक हो, फिर आपके जब लाहौर में खड़े होकर कोई बात की जाती है आपके सूबाई दारुल हुकूमत में, या आपके बड़े शहरों के अंदर जलसे होते हैं, जैसे अब आने वाले दिनों में मुल्तान में भी होगा, तो मेरा ये ख्याल है कि मरियम जो है उनको इसलिए जवाब देने पड़े हैं कि आप ये बात गंडापुर जो है पंजाब के अंदर आके कर रहे हैं। तो मरियम जो है वो अपनी जो उनकी टारगेट ऑडियंस है पंजाब के जो लोग हैं, आपकी राय में फखर से जानना चाहती, फखर क्या बेहतर होता कि मरियम नवाज जिस तरह काम कर रही थी उसी के ऊपर तवज्जो देती और सियासी बयानबाजी में ना पड़ती? ये गलत किया उन्होंने गैर जरूरी तौर पे इंगेज करके? अलीना, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ जो आसिफ बशीर चौधरी कह रहे हैं। ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इनकी जो कारकर्दगी के हवाले से ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि वो जिस तरह काम कर रही हैं, दूसरे सूबे भी इस हवाले से काफ़ी जो अवाम है वो भी कहते हैं कि ये जो पंजाब में जो एक तरक्याती काम है या जो ओवरऑल एक काम का जो रफ्तार है वो दूसरे सूबों में नहीं है। ये जो आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इनको इंगेज नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो ख़ासतौर के पर ये इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। ये जो सियासी बयानात होते हैं, शायद ये जलसे जुलूस की ज़रूरत होती है, ये उसमें हमेशा जब ये मरियम नवाज़ ख़ुद भी जलसे जुलूसों में जाती थी तो अपने मुखालफिन के ऊपर हमेशा बात होती है, और यही शायद जो अवाम है उसको अट्रैक्ट भी करती है, और अपना जो वर्कर और सपोर्टर है उसको उसका जोश गरमाने के लिए ये इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर यही होता है कि ये इसका जवाब देने के बजाय अपनी जो एक कारकर्दगी है या जो अपने सूबे में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। इस तरह की पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है उससे हासिल कुछ नहीं होना, बजाय इसके कि ये जो तलखियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। मुनासिब यही है कि ये इस तरह के बयानात को जो है वो इग्नोर किया जाए, क्योंकि वो अगर जलसा कर रहे हैं, जलसे का एक वो वाकई माहौल होता है जिसमें आप इस तरह के बयानात भी देते हैं। जलसे से हटकर भी देखा है कि अक्सर बयानबाजी इस तरह की वो करते ही रहते हैं। ये दिलचस्प पॉइंट है आप दोनों का, इसके ऊपर मैं चाहूंगी बाकी दोनों एनालिस्ट की भी राय लें कि एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरियम नवाज ने आज एक तकरीब से खिताब के दौरान सियासी तौर पर जो बयानबाजी हो रही थी उन पर, उनकी हुकूमत पर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से उसका जवाब दिया है और तनकीद की है। क्या ये तनकीद दुरुस्त है महमद? देखिए अलीना, बात तो जो वैसे मरियम नवाज साहबा ने की है वो बात बेसिकली ये की है कि आप एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस आपको फोकस होना चाहिए गवर्नेंस, आपका फोकस होना चाहिए परफॉर्मेंस, ना कि ये कि जिस किस्म के वो बयानात देते हैं। और आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात है खासतौर पे मरियम नवाज साहबा के बारे में, वो बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट और काफी वो जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की बहुत ही खतरनाक और खौफनाक किस्म की, और पहले भी एक्साइटमेंट टू वायलेंस भी मरियम नवाज के ऊपर कर चुके हैं। तो उन्होंने उस तरह का तो उनको जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि एज अ चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर कि आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए। अब पीटीआई का मसला क्या है लीना? पीटीआई का ये है कि वो हर एक की परफॉर्मेंस को डिस्क्रेडिट करते हैं, दूसरों की परफॉर्मेंस को वो डिस्क्रेडिट करते हैं। खुद तो उन्होंने परफॉर्मेंस करनी नहीं, खुद उनकी गवर्नेंस होनी नहीं। आप ये देख लें कि अप्रैल 2022 तक, जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया हुआ था, तो तब तक हम भी इधर बैठकर बात करते थे और पीटीआई के अपने लोग भी जब बात करते थे वो यही कहते थे कि उनको नजर नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे, और क्योंकि उनकी गवर्नेंस पे बिल्कुल फोकस नहीं था, जिस तरह मैंने पिछले सवाल में भी कहा कि वो पकड़ धकड़, अफरा तफरी, इस सारे के ऊपर था। तो वो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो क्या इनकी कोई गवर्नेंस की हालत बेहतर होगी या इन्होंने कोई काम करके दिखा दिया था खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब हुकूमत में? नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने सिर्फ एक बयानिया बनाया, और वो बयानिया आपको पता है कि इन्होंने किस तरीके से बनाया। एक झूठे खत के ऊपर, साइफर के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से उसको लहरा कर और बाकी सारी चीजें करके, तो एक वो केओस और एनआरकी और वो जो सब कुछ होता है। अब ये जो चीज है ना, इनको यही मैंने पहले भी कहा कि इनको ये सूट करती है कि ये इस तरह की ही बातें करें, ये नैरेटिव्स बनाए, ये परफॉर्मेंस के ऊपर ना इनको अपनी परफॉर्मेंस से करके दिखाते हैं, ना इनको दूसरों के परफॉर्मेंस पसंद है। मरियम नवाज साहब जब काम करती हैं तो आप देखेंगे पीटीआई वाले क्या उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि ये टिकटॉक्स बना रही है, ये इस तरह की चीजें कर रही है। ये नहीं, हालांकि वो काम कर रही होती है। तो इनको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं। फखर और आसिफ ने भी ये कहा है, फखर और आसिफ ने भी ये कहा है कि वो काम कर रही थी, काम सबको नजर आ रहा था, उनको इस सियासी तनकीद में जवाब में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अलीना, उन्होंने उस तरह का तो कोई जवाब नहीं दिया। मतलब गंडापुर साहब की जुबान में तो कोई जवाब दे भी नहीं
नहीं सकता और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जिस किस्म की जुबान का इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे एंटी वुमेन, उन्होंने सिर्फ एक एज ए चीफ मिनिस्टर अगर उन्होंने ये कहा है कि आपका फोकस वैसे गवर्नेंस होनी चाहिए और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीआई का वो क्या राय है कि वो उसके ऊपर फोकस। उमर, आपकी क्या राय है? अलीना, मेरा ख्याल है कि अगर मरियम नवाज को काम करने और बयान देने में एक का इंतखाब करना पड़े तो मेरे ख्याल है कि उन्हें बयान देने चाहिए। और बयान का आप अंदाजा लगा लें, गंडापुर ने आज तक कोई काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा खबरों में वो होता है, सबसे ज्यादा हम गंडापुर को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसकी अवाम भी बड़े खुश हैं कि बड़ा दलेर आदमी है, बहुत जनाब मर्द का बच्चा है, यानी कि जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो जितनी ज्यादा कोई एक गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे, कोई बदतमीजी करेंगे, उनकी ओवरऑल एक उनका एक प्रोफाइल जो अप होता है। तो अगर तो हम इसको सियासी लिहाज से देखें तो फिर तो मेरे ख्याल है कि गंडापुर ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। और ये जवाल भी देखें कि एक टाइम पे परवेज हटक थे चीफ मिनिस्टर और उन पर लोग इतराज करते होते थे, फिर जब महमूद खान बने तो पता चला कि जो परवेज हटक हैं वो तो बड़े कमाल के चीफ मिनिस्टर थे। जब गंडापुर बने तो लगा कि नहीं, महमूद खान जो है वो भी इतने बुरे नहीं थे, कम से कम गंडापुर से तो बेहतर थे। तो लोग एक टाइम पे बात होती थी जी कि ये जो वसीम अकरम प्लस जो है वो सिर्फ बुजदार नहीं है, ये भी है महमूद खान। अब अंदाजा लगाएं कि एक बंदा उससे भी जो नीचे आया है परफॉर्मेंस में, उनके बारे में क्या हम रखेंगे कि ये तो जो उनको इमरान खान को जो वो कहते हैं जी कि हमने सीखा है, हम आइंदा बुजदार को नहीं लगाएंगे, उधर केपी में उन्होंने किसको लगाया? वो बंदा को काम कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ बयान दे रहा है, वो सिर्फ यही मैनेज कर रहा है कि हमने जो अगला जलसा है उसमें लोग किस तरह लेके जाने हैं और मैं किस तरह मेरी कोई अच्छी टिकटॉक बनेगी, किस जगह पे मैंने कोई फलां चीज को हिट करूंगा, कोई गन चलाऊंगा या क्या करूंगा, कौन सी बड़ी बोंगी मारूंगा। तो उस लिहाज से तो इसी बुनियाद पे ना, यानी कि अगर एक पार्टी तीसरी दफा इलेक्शन जीत रही है तो कौन से उन्होंने काम किए हैं जिस बुनियाद पे इलेक्शन जीत रही है, स्वाय इसके कि दूसरों को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इनके जो ओवरऑल मरियम पर कोई किसी किस्म की भी तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर मुवाजना किया जाए, यानी कि हमने एक जो अवेलेबल लाट है उसी का मुवाजना करेंगे ना, तो जो हमारे चारों सूबे हैं, अगर किसी जगह पे कोई गवर्नेंस कोई कदरे बेहतर है तो वो पंजाब में आपको नजर आएगी, बाकियों में तो इतना, और केपी का तो कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गंडापुर जैसी जुबान का भी कोई कंपैरिजन नहीं है कि कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कोई मेरे ख्याल है कि मरियम ने कोई इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा तो बयान नहीं किया, मेरे ख्याल है उसके जाने के बाद भी आज कोई चौथे दिन उन्होंने बात की है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बल्कि और अब यही है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, अगर सिर्फ आप काम करते हैं फिर तो आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, टेक्नोक्रेट बन जाते हैं। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उन्होंने अवाम की नब्ज को भी देखना है। फिर ये है कि बात का उनके फॉलोअर कहते हैं कि हमारा लीडर जो है ये इसने पता नहीं मुंह घुंगनियां पाई हैं, ये आगे से जवाब भी नहीं दे रहा, तो आपने उनको भी पॉलिटिकल लोगों को साथ साथ ये सियासी जो एंगेजमेंट होती है वो भी करनी पड़ती है, कई दफा अच्छे अंदाज में आईना दिखाना पड़ता है। आसिफ या फखर, कोई भी दोनों में से मुख्तसरन जवाब देना चाहे तो। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, जो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं उमर बड़ी सही बात कर रहे हैं। बयान देने होते हैं सियासतदानों को, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि मरियम उन्हें अपने मैदान में आने की दावत देती हैं कि आए गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं, आए डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं। मैं आपकी जुबान इस्तेमाल जो आप करते हैं वो तो कर ही नहीं सकती, और ना ही मैं इस डिबेट में जाना चाहती हूँ जिसमें आप मुझे लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप आए मेरे साथ और हम जो है वो चैलेंज करते हैं, एक दूसरे को मुआवजा करते हैं डिलीवरेंस में और गवर्नेंस में। फखर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए अलीना, ये हर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसका अपना एक अंदाज होता है सियासत का। पीटीआई का हमेशा से यही अंदाज है कि वो दूसरे अपने जो मुखालफीन हैं उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। जो मुस्लिम लीग नून है उसका अपना अंदाज है कि वो परफॉर्म करके प्रोजेक्ट्स दे के वो इस तरह जो है वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी जमातें हैं जो इनका अपना जो स्ट्रॉन्ग, ये चीमा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा ना कि भाई सियासत कर रहे हो तो सियासी मैदान में भी तो परफॉर्म करना होता है ना, सिर्फ ये नहीं कि काम करने होते हैं आपको साथ साथ, तो सियासत में भी अपने आप को जरा इन टच रखना होता है। चीमा साहब कुछ कहना चाहेंगे, क्लोजिंग आर्गुमेंट? हाँ, मैं तो अलीना ये कहना चाहूंगा कि फखर से ज्यादा कौन इस अहमियत को समझता है कि बोलने के क्या क्या फायदे होते हैं।
और दूसरी बात जो है, आसिफ ने जो बात की है कि मरियम को ये चैलेंज देना चाहिए था, तो आगे जवाब में गंडापुर ये भी कह सकता है कि पहला चैलेंज तो मैंने दिया है कि मेरी जुबान में बात करके दिखाएं, तो फिर मैं परफॉर्मेंस पर भी आपका कंपैरिजन करूंगा। गंडापुर के साथ कोई मुकाबला नहीं है, उन दोनों की अलग-अलग फील्ड है। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।